वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं अटल श्रीवास्तव एक बार फिर से अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं और आज फिर मैं एक बार आपकी नवोदय की कक्षाएं लेकर आया हूं। तो पढ़ेंगे आज नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर और नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि संख्या और संख्या पद्धति। संख्या क्या है और संख्या की पद्धति क्या है ना। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले चलते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम पर। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसका कि संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियां नंबर और नंबर सिस्टम के अंदर आती हैं। किस तरह से संख्या को हम पढ़ते हैं, संख्याओं से जुड़े हुए क्या प्रमुख बिंदु हैं, इन सब चीज़ों को हम जो है यहाँ डिस्कस करेंगे। और आप अगर कॉन्सेंट्रेट होकर के अगर यहाँ देख रहे हैं तो आपको 100% जो है सारे पॉइंट आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि तो पहला सिस्टम है आपका है भारतीय संख्या पद्धति, जिसको हम कहते हैं इंडियन सिस्टम। क्या कहते हैं? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहते हैं। और दूसरा आपका सिस्टम हो गया अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और तीसरा आपका है रोमन प्रणाली, जिसको हम रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी कह सकते हैं। अब जैसे इसको कैसे हम जानेंगे कि ये इंडियन सिस्टम प्रणाली है या इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, 2 है, 3 है, 7 है, 9, 8, 6, 1, अगर ये संख्या लिखी है तो हम पहले कॉमा से स्टार्ट करते हैं कि पहले अगर ये इंडियन सिस्टम है यानी भारतीय संख्या पद्धति में है तो इसमें 3 डिजिट पर कॉमा लगाएंगे पहली बार, और फिर इसके बाद 2 डिजिट पर कॉमा लगाएंगे जब कॉमा के बाद आगे 3 अंक और हो तब। और पढ़ेंगे किस प्रकार से, पहले इसको पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स और 10 लैक्स, इस तरह से पढ़ेंगे इसको। यानी ये हो गया तुम्हारा 23 लैक्स और 79,861। इसको अगर हम इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे। अगर इसी अंक को या इसी नंबर को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना चाहें तो इसमें कामा की सबसे खास जो है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कामा की जो है वैल्यू को हमको देखना चाहिए। कामा कहाँ लग रहा है? 3 डिजिट पर कामा लगता है यहाँ पर, और हर बार ये तीसरे अंक पर ही लगेगा। और क्या होना चाहिए कि जब कामा लगे उसके बाद आगे 4 अंक होने चाहिए, तब कामा लगता है। तो इस चीज को ध्यान देना है आपको। तो अब देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आपका 100,000 हो जाएगा और फिर यहाँ मिलियन हो जाता है। यही डिफरेंस है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। यहाँ पे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस तरह से चलता है। ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन तक क्वाड्रिलियन में चला जाएगा, पेंटालियन में चला जाएगा। तो इस तरह से संख्याएं पढ़ते हैं हम। कब? जब ये रहता है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा रोमन है तो रोमन में किस प्रकार होता है। तो रोमन में कुछ अंक, कुछ सिंबल्स के थ्रू हम पहचानते हैं। जैसे 1 को हम आई से, V को 5, बच्चे हमारे जानते भी हैं इस चीज को। 10 को हम अगर कहें तो यक्स 10 से हो जाएगा। फिर उसके बाद 50 को अगर हम कहें तो वो हमारा L से 50 होता है। 100 C से हो जाएगा, है ना। और D से हमारा 500 हो जाएगा। और इसके बाद M से हमारा जो हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से अब अगर हम 2000 लिखना चाहें तो M लिख देंगे तो हमारा 2000 हो जाएगा। सॉरी 3000 लिखना चाहें तो अगर हम 3 टाइम्स M लिख दें तो हमारा 3000 भी हो जाएगा, है ना। और अगर हम 4 टाइम्स
अगर 4000 लिखना चाहें तो हम आई और वी लगा के ऊपर कैप लगा देंगे तो ये 4000 की वैल्यू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम तीनों सिस्टम को जान चुके। भारतीय गणना प्रणाली जिसको इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहते हैं, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रोमन प्रणाली जिसको हम कहते हैं रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हमने इन सब चीज़ों को देख लिया। आई थिंक आप इसको नोट भी कर लिए होंगे, और नहीं तो आप बीच बीच में पॉज करके नोट करते रहा करिए, है ना, ताकि बताने में हमको आसानी भी हो। और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरी बिंदु पर अगर हम चलेंगे तो स्थानीय मान, स्थानीय मान को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को हम क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। याद रखिए कि अगर कोई अंक लिखा है 5 है, 7 है, 9 है, 8 है, और आपसे पूछा जाए कि इस 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब ये कह रहा है इस 9 का, इस 9 का 8975 में आपका 8 9 का स्थानीय मान पूछने का मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि 9 इस संख्या में किस स्थान पर है। किस स्थान का मतलब यह है कि ये इकाई के स्थान पर है, दहाई की है, सैकड़े के स्थान पर है, या हजार के स्थान पर है, ये पूछना चाह रहा है। क्योंकि 9 जो है जिस स्थान पर है उसकी वैल्यू क्या है, ये स्थानीय मान के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो 9 चूंकि 100 की प्लेस पे है, इसलिए 9 × 100 यानी 900 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, यानी इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हुआ स्थानीय मान, है ना, कौन सा अंक किस स्थान पर है और उस स्थान पर उसका मान क्या है, ये स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें 5 की, तो आप देख रहे हैं 5 वंस के प्लेस में, जिसको हम इकाई भी कहते हैं, इसको अगर हिंदी में देखना चाहें तो ये इकाई है, ये दहाई है, और ये सैकड़ा है, और ये हजार है ना। ऐसे 10,000 आगे बढ़ता चला जाता है। तो अब अगर हम इसको कहें तो ये 5 इकाई के स्थान पे इकाई में 1 से गुणा होता है, यानी वंस में 1 से मल्टीप्लिकेशन होता है। 5 1 जा 5, यानी आपकी वैल्यू आ गई 5। तो आप समझ गए होंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान वह चीज है कि जो किसी अंक को ये बताता है कि वो किस स्थान पर है संख्या में, किस संख्या में उसका स्थान क्या है। संख्या 8975 है, 9 का स्थानीय मान का मतलब 9 का यहाँ पे कौन सा स्थान है और उस स्थान पर उसकी वैल्यू कितनी है, 900 वैल्यू है इस संख्या में 9, जबकि 900 की प्लेस पे है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, प्लेस वैल्यू हो गई। अब आगे वाले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए जिन जिन पॉइंट को हम करा रहे हैं उनको हम टिक कर दे रहे हैं। अब देखिए जातीय मान क्या होता है। जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, है ना, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का क्या मतलब हुआ। अब जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, और इस संख्या को हम पढ़ते हैं इस तरह से 9 1s 10s 100 1000 10,000 और लैक्स, 9,87,654। अब हम पूछ रहे हैं कि इसमें 7 का जातीय मान क्या होगा। 7 का जातीय मान का मतलब ये हुआ कि 7 है, ये डिजिट कौन सी है, तो यानी ये 7 ही अपना जातीय मान, यानी किसी भी अंक का उसका खुद का ही मान, उसका जातीय मान, या इसको फेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में, तो वो होता है। यानी किसी भी संख्या में जो अंक उसका खुद का, जो खुद वो लिखा हुआ है, जो उसकी वैल्यू है, वही उसका फेस वैल्यू यानी उसका जातीय मान हो जाता है। तो ये चीज समझ कर देख करके कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अगर फेस वैल्यू पूछ रहा है तो वो उसी डिजिट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी डिजिट है, ये 7 है, 8 है, 9 है, 3 है, 4 है, क्या है, तो वो खुद के बराबर होता है। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान उसी अंक के बराबर होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। आगे देखिए, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है और उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है।
पूर्ववर्ती का मतलब होता है प्रेडिसेसर। बार बार हमने जो है इस चीज को बताया है आपको, प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है। देखो प्रेडिसेसर छोटे से बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो प्रेडिसेसर आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। प्रेडिसेसर का मतलब होता है द नंबर विच कम्स जस्ट बिफोर एनी नंबर। यानी ये हुआ कि अगर मैं पूछूं कि 9 का प्रेडिसेसर क्या है, तो आप सीधे हमसे कह सकते हैं सर 8 होगा 9 का प्रेडिसेसर। क्यों? क्योंकि 9 के तुरंत पहले आप देखते हैं 8 आता है। अगर मैं ये कहूँ कि सर ये बताओ कि 2 का प्रेडिसेसर क्या हुआ, तो तुमको कुछ बिना सोचे समझे जवाब देना है 1। क्यों? क्योंकि 2 के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आएगा, तो ऑब्वियस बात है कि 1 ही आएगा। इस तरह से हम जो है किसी भी नंबर का हम जो है प्रेडिसेसर, अगर आप किसी भी संख्या का प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो प्रेडिसेसर में फाइंड आउट करने के लिए नंबर में से, उस संख्या में से क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे, आपका प्रेडिसेसर आ जाएगा। याद रखिए कि किसी भी संख्या का प्रेडिसेसर यानी पूर्ववर्ती संख्या, आपसे पूछेगा कि पूर्ववर्ती संख्या आप निकालिए, पूर्ववर्ती कहेगा, डोंट बी कंफ्यूज, आपको निकालना है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर का मतलब नंबर जो कह रहा है, जिसके बारे में कह रहा है कि इसका पूर्ववर्ती निकालिए। मान लीजिए अगर कह दे कि 99 का यानी 99 का प्रेडिसेसर निकालना है, तो आपको उसी में से 1 लेस कर देना है, तो हमारा 8 आ जाएगा। 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ 9 नोट डाउन कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी किसकी, 99 की, है ना। 99 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी, यानी 99 से एक अंक पहले वाली संख्या। इस चीज को आप जान लीजिए। उत्तरवर्ती संख्या, अब अगला ये भी क्लियर बात हो गई होगी। अब अगला पॉइंट है आपका उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, इसको हम कहते हैं सक्सेसर। क्या कहते हैं, सक्सेसर होता है, जिसका मतलब होता है द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर एनी नंबर, यानी जो संख्या किसी संख्या के तुरंत बाद आए। तो बिल्कुल इसके लिए फार्मूला क्या है, नंबर प्लस 1, नंबर प्लस 1। आप नंबर 1 से भी इस फार्मूले को जान सकते हैं। नंबर 1 का मतलब ये है नंबर प्लस 1, है ना। नंबर प्लस 1 का मतलब ये हुआ, अगर आपसे पूछे कि 1000 का सक्सीजर कितना है, तो इसमें अगर 1 आप ऐड कर देंगे तो 1000 आपका 1001 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी नंबर का सक्सीजर निकालने के लिए उस नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको लगेंगे कि हाँ यूजफुल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और आसानी से अगर आप समझ रहे होंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलनी है। परेशान बिल्कुल मत होइएगा। संख्याएं क्या है, आप जानते हैं, हम संख्याएं किसी भी, देखो संख्या क्या है, व्हाट इज नंबर। नंबर वो चीज है कि जिससे हम किसी भी वस्तु की गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, है ना। संख्याएं जो होती हैं किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हमारे उपयोग में आती है, कि हम किसी भी संख्या, किसी भी वस्तु को जो हमारे सराउंडिंग में है, हम उनको काउंट कर सकते हैं बाय यूजिंग नंबर्स। अब अगर मान लो हमको ट्रीज को काउंट करना हुआ, कि अगर कोई पूछे कि आपके घर के सामने कितने मैंगो ट्री हैं, तो हम 1 2 3 4 करके ही काउंट करेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो हम कहेंगे 0 ट्रीज हैं हमारे घर के सामने। तो वही चीज है, तो संख्याएं जो प्रारंभ होती हैं वो 0 से प्रारंभ होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से डॉट डॉट करते करते इनफाइनाइट, संख्याओं का अंत नहीं है। जितनी भी संख्याएं काउंट हम करते चले जाएंगे और 0 को सम्मिलित करते हुए। तो यहाँ तक आप लोग पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर आपको हम आगे बिंदु बता रहे हैं। चलिए,
चलिए आप जो है नोट कर चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो प्रमुख बिंदु थे हमने आपको करवा दिया, जो कि आपके नंबर और नंबर सिस्टम से थे, और कुछ और बिंदु जो बचे हुए हैं वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, उनको भी आप ध्यान से समझिएगा। और कोई बहुत डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, बिल्कुल आसान है, और एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो ध्यान से इस चीज़ को समझते रहिए। चलिए देखिए, अब आप बात आती है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या की, है ना। एक चीज याद रखिए कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या जीरो से लेकर के, जीरो को सम्मिलित करके प्रत्येक संख्याएं क्या है, जीरो को सम्मिलित करके सभी समस्त संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में होल नंबर का कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जिसका मीडियम इंग्लिश है वो भी वॉच करिए, बिल्कुल उसको सिंपली मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी इश्यू नहीं होगा। होल नंबर्स के लिए कहते हैं, जब जीरो को हम इंक्लूड कर लेते हैं काउंटिंग में तो वो हमारा होल नंबर हो जाता है, यानी पूर्ण संख्या हो जाती है। और दूसरी चीज है, अगला बिंदु है भाज्य। देखिए आठवां पूर्ण संख्या का हमारा हो गया, अब आ गया भाज्य संख्या। भाज्य जो है, अब देखिए यहाँ पे हम 9वां बिंदु लेने जा रहे हैं। भाज्य संख्या जिनको कहते हैं, भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, है ना, जिनका एक से दो से अधिक फैक्टर होता है। यानी जो भी संख्याएं, जैसे अगर हम 4 की बात करें तो 4 का अगर हम फैक्टर करें तो ये 1 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है और खुद के भी टेबल में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 3, यानी 2 से ज्यादा इसके फैक्टर हो गए, इसलिए ये संख्या क्या हो गई आपकी, भाज्य हो गई। और जिसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इतना क्लियर हुआ हो गया। चलिए भाज्य संख्याएं हो गई। अब दूसरा बिंदु आता है अभाज्य। अब जैसे मैं बात करूंगा अगले लास्ट जो है इसके बाद वाले बिंदु को, तो वो कह रहा है अभाज्य है। अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राइम, PRIMENUMBERS, प्राइम नंबर्स, है ना। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। और कौन, एक तो 1 होता है और दूसरी वो संख्या खुद होती है। जिस तरह से अगर हम बात करें 2 की, तो 2 जो है ये 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। बात करें 3 की, तो 3 जो है 1 के टेबल में और खुद के टेबल में है। अगर हम बात करें 4 की, तो ये देखिए आप जो है ये 1 के 2 के खुद के टेबल में आया, इसलिए ये कंपोजिट हो जाएगा, ये प्राइम नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 5 की, तो 5 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आएगा, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगला जो है आपका सम संख्या, जो अगला बिंदु है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब आप नंबर और नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो इन बिंदुओं को जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर प्रश्न किस प्रकार बनेगा तो उसको भी मैं बताऊंगा। सम संख्या, अगला बिंदु है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन, इसको इवन नंबर कहते हैं। अच्छा, इवन नंबर का क्या अभिप्राय हुआ, देखिए जो संख्याएं 2 की टेबल में आती है, इतना क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर विजन रखिए अपना। जो संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं, यानी जो 2 के टेबल में आती हैं, यानी 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, है ना,
14 हुआ, 17 हुआ, 18, 16 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ, 22 हुआ, 24, मतलब एंड सो ऑन, है ना। ये संख्याएं सम होती हैं, सम होती हैं। क्यों? क्योंकि जो संख्याएं 2 के टेबल में आती हैं, और दूसरा भी इसकी पहचान है कि जिन संख्याओं की इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 भी यहाँ होना चाहिए, 6 हो और 8 हो, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? सम होती हैं, जिनके आखिरी यानी इंड का जो हमारा जो न्यूमेरल हेड या डिजिट है वो अगर हमारा क्या हो जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो ऐसी संख्याएं सम होंगी, जिनको इवन नंबर कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिए। अब जैसे देखिए, आप ये कहेंगे सर आप लास्ट में कह रहे हैं तो इसमें तो एक ही डिजिट लास्ट कैसे हुआ? कोई भी डिजिट अगर अकेली है तो उसकी टेंस के प्लेस पे 0 है, दैट्स वाई ये लास्ट हुआ। इसमें भी 0 होगा, ये लास्ट होगा, ये 0 होगा, लास्ट होगा, ये 0 होगा, लास्ट होगा। इसमें 1 है, लास्ट में 0 आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 0, 2, 4, 6, 8, ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो जिन नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, इवन नंबर कहलाता है, ये आपका हो जाएगा। या जो संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ये चीज आपको जानना जरूरी है। तो आपका अभाज्य संख्या हो गया, प्राइम नंबर या और इवन नंबर हो गया। अब बात आती है विषम संख्याओं की। बिंदु है आपका 12वां। विषम संख्या कहते हैं किसको? ऑड नंबर्स को। विषम संख्या किसको कहते हैं? ऑड नंबर्स को, यानी ऑड, ODDD, है ना, ODD, ऑड नंबर्स हम जो है विषम संख्याओं को कहते हैं। अब क्या बात है, कैसे समझेंगे? देखिए, जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो ऑड कहलाते हैं। जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते हैं वही ऑड कहलाते हैं। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 21 है, 23 है, एंड सो ऑन है। कहने का अभिप्राय मेरा थोड़ा समझिए ध्यान से आप, कि देखिए, ऑड नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। या अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें, इसको जरा थोड़ा सा मिटा लेना चाहता हूँ, इसको अगर हम मिटा लेना चाहें तो हम उनको कहेंगे कि उनकी जो एंड में, यानी उनके आखिरी का जो डिजिट होगा, उनके आखिरी का जो डिजिट होगा वो बिल्कुल विजन क्लियर रखिए, या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, 5 भी होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा कुछ पॉइंट जो छूट रहे हैं, 1, 5, 7, 9, ये कुछ लेटर्स जो है, ये कुछ डिजिट्स जो है लास्ट में जब आ जाएंगे तो हम उनको कहेंगे कि ये ऐसे डिजिट्स को अगर लास्ट में आ रहा है, यानी वंस के डिजिट पर अगर ये 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए तो ऐसे नंबर्स को हम ऑड कहेंगे। या जो नंबर्स 2 के टेबल में ना आए तो वो हमारे ऑड हो जाते। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो बिल्कुल एक बार जोरदार लाइक करिए। और आज का भी टारगेट है हमारा 50 लाइक का। 50 लाइक का टारगेट है कि 50 लाइक अभी कभी आप लोग कर दीजिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा नंदिनी का और आद्रिका का और सारे बच्चों का हमारे प्रयास रहता है। मैं लाइव कमेंट पढ़ता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि बच्चे किस तरह से करते हैं। तो फिलहाल अभी हम टॉपिक पे बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, देखिए अगला है जो हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो मतलब कह रहा है, अब जरा इसको हम एक बार मिटा लें, पूरा मिटा लें, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। बिल्कुल आप लोग देखिए, पॉज करके अपना नोट डाउन भी करते रहिए, साथ साथ में पॉज करके अपना नोट डाउन भी करते रहिए, ताकि आपका भी काम तेजी से होता रहे और हर बिंदु पर आपको जानकारी मिलती रहे। देखिए, मैं
तेजी से काम करवा करके बिल्कुल हर बिंदुओं को मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको हर क्वेश्चन को हम समझा सकें। अब जैसे मान लीजिए, अब कह रहा है 13वां बिंदु है कि अगर हम यन प्रथम, इस चीज को याद रखिए, प्रथम यन प्राकृत, है ना, प्राकृत संख्याओं का योग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। बिल्कुल अंतिम पद, पहला सूत्र क्या होगा, अंतिम पद, है ना, इनटू अंतिम पद प्लस 1/2। अगर हम बात करें कि अब जैसे क्वेश्चन किस तरह बनेगा, प्रथम प्रथम 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना, क्या है। तो आप देखिए ये नंबर ऑफ टर्म्स, आपका लास्ट टर्म क्या आ गया, 20, यन की वैल्यू हमारी 20 हो गई। इसी को हम देखिए इस फार्मूले का अंतिम पद को यदि हम यन मान लें, यदि अंतिम पद को यन मान लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस फार्मूले को यन इंटू यन प्लस 1/2। ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा। इसी चीज को हम जो है ना, इस तरह लिख सकते हैं। तो अब उस फार्मूले पे अगर हम लिखें कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं या प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं 20 गुणे 20 धन 1/2। ये अगर हम फार्मूला लगाएं इस तरह कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दहा में 20, 20 एक 21 और 10 से गुणा करेंगे तो 210 हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हम कर सकते हैं। प्रथम 20 जो है प्राकृत संख्याओं का योग हमारा इस तरह से निकल जाएगा। चलिए अब अगला एक बिंदु और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 14वां बिंदु जो है, ध्यान से देखिए। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के पूरा 1 बाय 1 बिना स्किप किए, बिना छोड़ के गए बिल्कुल पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोई भी यहाँ पे डिफीट नहीं कर पाएगा। आपको हर एक बिंदु हम जो है क्लियर बता रहे हैं, तो आसानी से आप समझ लीजिए इस चीज को। देखिए अब कुछ बातें यहाँ पर है। प्रथम यन सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग अगर हमको निकालना हो, प्रथम यन सम संख्याओं का योग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम सीधे लिखेंगे यन इंटू यन प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस पर उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, है ना, उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। यानी अगर हम बात करें कि 1 से लेकर के 50 तक की, है ना, सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो टोटल देखिए अगर हम 1 से 50 तक की बात करें, प्रथम जो है प्रथम 1 से 50 तक की, या प्रथम ना लिखें, अगर हम 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग अगर हम पूछें तो बिल्कुल हम 1 से 50, है ना, इनमें देखिए जितनी विषम संख्याएं होंगी उतनी ही संख्या में सम संख्याएं होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 1 से लेकर के 50 तक का, है ना, 1 से लेकर के 50 तक की
अगर आपके पास 25 सम संख्या है तो कितनी विषम होंगी, तो 25 विषम होंगी। यानी जितनी सम संख्या उतनी विषम। कैसे? जैसे आप 1 देखिए, ये विषम संख्या है, 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है, 5 विषम है, 6 सम है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी सम संख्याएं हैं उतनी ही विषम संख्याएं होती हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। तो अब 1 से 50 तक की सम संख्याएं टोटल कितनी है? n इज इक्वल टू तुम्हारा 25। 25 संख्याएं सम होंगी और 25 संख्याएं विषम होंगी। तो n की जगह 25 रखना है, यानी 25 गुणे, है ना। आई होप दिखाई दे रहा होगा। तो अगर नहीं दिख रहा है तो इसको क्लियर यहाँ से हम थोड़ा सा इरेज कर दें, थोड़ा सा इसको मिटा दें। ये जो फार्मूले हैं आप तेजी से इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इसको भूलिए मत। प्रथम n सम संख्याओं का अगर हम योग निकालना चाहें तो क्या उसके लिए फार्मूला होगा? n इंटू n प्लस 1, जहां पर n सम संख्याएं हैं। टोटल n क्या है? नंबर ऑफ टोटल इवन नंबर्स, मतलब टोटल जो इवन नंबर्स हैं, टोटल सम संख्याएं। अगर मान लो हम ये कहें 1 से लेकर के 20 तक की कुल सम संख्याओं का योग निकालिए, तो 1 से 20 तक की सम संख्याएं टोटल होंगी n में 10, यानी नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने हो जाएंगे? 10। और अगर हम उनका ऐड यानी सम निकालें, तो अगर हम उनका सम निकालें, उनका एसयूएम सम निकालें, तो हम लिख सकते हैं n की जगह 10 रख देंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1, 10 1 11 हुआ, और यहाँ इंटू रहेगा, 10 यहाँ आ गया, 11 10 जा 110, यानी 110 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल ही कॉमन क्वेश्चन है, और इस तरह का जो है जब भी आपको पूछेगा तो आप बिल्कुल क्लियरली आपको इसको बता दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ तक आपको आ गया, ठीक है। बाकी इन फार्मूलों पर आपको क्वेश्चन करके आना है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।